अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर नंबर 5 इस चैप्टर का विच इज अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में मैंने आपको पिछले चैप्टर में बड़ी तफसील से पढ़ाया था, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। मैग्नेटिक फ्लक्स एक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी मैग्नेटिक लाइंस होनी चाहिए। फर्ज करें एक मैग्नेट है और वो ये मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत सारी उसने मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस की ये, और इस मैग्नेटिक लाइंस को आप किसी भी कॉइल के अंदर से पास करवा रहे हैं, किसी भी कॉइल के अंदर से, किसी भी एरिया के अंदर से पास करवा रहे हैं। खैर मैग्नेटिक लाइन बहुत सारी प्रोड्यूस हो रही है, बहुत सारी, लेकिन उनमें से कुछ इसके अंदर से पास हो जाती है। जितनी मैग्नेटिक लाइंस किसी भी एरिया के अंदर से पास कर जाएं उसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। The number of magnetic lines of force passing through a certain element of area, किसी भी खास एरिया में से जितनी पास हो जाएं उनको मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। It depends on area and depends on the total magnetic field that passes through it, जो उनके अंदर से जा रही है। फर्ज करें आपकी मैग्नेटिक लाइन जो है वो आपकी 500 टेस्ला पैदा होगी, 500 टेस्ला, बहुत ज्यादा है ये बात, मतलब मैं वैसे मेरे मुंह से स्लिप ऑफ टंग क्यों, तो उनमें से चंद जाती है आपकी 1 टेस्ला जाती है, तो जितनी जाएंगी उस एरिया में से वही फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे। तो एग्जांपल ये एक आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये एक मैग्नेट है और ये बहुत सारी फील्ड पैदा करता है, कुछ फील्ड यहाँ से निकल जाती है, कुछ यहाँ से, बट चंद फील्ड जो है वो इसमें से पास कर जाती है। तो जितनी इसमें से पास करेंगी दैट इज कॉल्ड फ्लक्स, उसको फ्लक्स कहते होते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का था, उसमें इलेक्ट्रिक लाइन पास करती थी। स्टूडेंट्स एरिया की डायरेक्शन भी आपको पता है इसी साइड पर है, यानी उसके इसी साइड पर, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी उसी साइड पर है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो हमारे पास फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होता है। बहरहाल ये मैं बाद में इसकी कहानी सुनाऊंगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो B डॉट A होता है, यानी द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया इन विच द मैग्नेटिक फील्ड आर पासिंग थ्रू, जितनी मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर से जा रही है हमारे पास। तो आमतौर पे आपको पता है कि ये डॉट प्रोडक्ट लग रहा है, डॉट प्रोडक्ट की रीजन भी ये है कि इसकी और इसकी दोनों की डायरेक्शन एक ही साइड पर है, एरिया की डायरेक्शन भी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इनके डॉट प्रोडक्ट की रीजन ये, स्टूडेंट्स देखिए मेरी एक बात सुने, डॉट प्रोडक्ट उन चीजों पे लगता होता है जब दो चीजों का इंटरेक्शन 0 डिग्री पे मैक्सिमम हो। मतलब देखिए ये एक फर्ज करें कॉइल है जिसका डायरेक्शन इस साइड पर है, एरिया की डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी साइड पर है। ये वो पॉइंट टाइम होगा जब मैक्सिमम लाइनें इसमें से गुजर सकती है। समझ आ रही नहीं आ रही? यानी आपकी मैग्नेटिक लाइंस और एरिया की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन चूंकि एक ही साइड पर है, तो आपका जो फ्लक्स प्रोड्यूस होने वाला है वो मैक्सिमम। आप अंदाजा लगाएं, अगर इसको थोड़ा सा टिल्ट कर लो तो कुछ लाइनें इनमें से चली जाएंगी, कुछ यहां से पास हो जाएंगी, यानी एंगल चेंज हो गया। 0 डिग्री पे आपको मैक्सिमम मिलेगा, 90 डिग्री यानी एरिया की डायरेक्शन इधर हो जाए और आप मैग्नेटिक लाइन यहां से जा रहे हो, वो उसके अंदर से पास ही नहीं होगा। जब वो उसके अंदर से पास नहीं होगा, ये देखिए ये इसके अंदर से पास हो रहा है क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी यहाँ है, मैग्नेटिक लाइन की डायरेक्शन भी है, लेकिन अगर कॉइल का रुख इस तरह हो जाए तो एरिया की डायरेक्शन वहां है, मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ है, तो वो उसके अंदर से, कॉइल के अंदर से पास नहीं हो सका। तो 90 डिग्री पे आपके पास ये 0 आ रहा है रिजल्ट। जब 0 डिग्री पे आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलता है ना, तो ऐसी चीजें आमतौर पे आपकी डॉट प्रोडक्ट में आती है। तो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का जो रिलेशनशिप है दैट इज डॉट प्रोडक्ट। ये इक्वल होगा BA cos थीटा के, और आपको पता है cos थीटा, अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड यानी एंगल इसका 0 डिग्री होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम इसमें से पास कर सकेंगे, मैक्सिमम, जो कि BA के इक्वल। कितनी पास कर सकेंगी? मैक्सिमम पास कर सकेंगे। लेकिन अगर आपका ये देखें, ये आपके एरिया की डायरेक्शन है, ये इसका वो था हॉलो पार्ट था जिसमें से इसने लाइनों को गुजरना था, फर्ज करें। अब लाइनें क्यों गुजर रही हैं लेकिन वो उसके अंदर से जा ही नहीं पा रही है, क्योंकि जाने वाला रास्ता तो ये था,
और इसकी डायरेक्शन यहाँ है, तो इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 डिग्री पे यानी अगर आपके पास बी ए कॉस 90 आ जाए तो आपके पास टोटल फ्लक्स जो है वो 0 हो जाता है हमारे पास। तो मैक्सिमम लाइनों के लिए फ्लक्स जो है वो बी ए के इक्वल हुआ, मैक्सिमम फ्लक्स गुजर रहा है इसमें से मैक्सिमम, और मिनिमम के लिए ये होगा और उसमें थीटा 90 डिग्री होगा, इसमें थीटा 0 डिग्री होगा हमारे पास। लेकिन अगर थोड़ा सा कर्व हो, लाइनें जब इसमें से गुजरेंगी तो एक एंगल प्रोड्यूस होगा। ये देखें, इसकी डायरेक्शन यहाँ है, इसकी डायरेक्शन यहाँ है, थोड़ी सी लाइनें इसमें से गुजर गई हैं तो एक एंगल प्रोड्यूस हुआ, उस एंगल को थीटा कहेंगे। उस वक्त फॉर्मूला इसका ये हो जाएगा थीटा के लिए हमारे पास। तो ये 3 डिफरेंट हमारे पास जो है ना वो आउटकम्स आ सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के। स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अच्छा, अब जरा चलते हैं इसकी यूनिट पर। फ्लक्स बी ए कॉस थीटा के इक्वल है, ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। कॉस थीटा को तो 1 मिनट के निकाले क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं होती। बी की टेस्ला यूनिट आपने पढ़ी थी, ए की एरिया स्क्वायर। तो एक्चुअली मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट हो जाएगी टेस्ला मीटर स्क्वायर, जिसको एक महान साइंटिस्ट के नाम पे वेबर रखी गई थी, वेबर, WB वेबर। सो ये इसकी यूनिट होती है वेबर। याद रखें, आमतौर पे फ्लक्स बी ए के इक्वल है तो इसकी यूनिट वेबर है। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 या 2 में गालबन ये बताया था कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट थी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की यूनिट। लेक्चर नंबर 2 में भी 1 में भी, दोनों में मैंने बात की थी कि मैं आपको बताऊंगा कि टेस्ला की बजाय वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स की नहीं। मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर डिसाइड हो गई है। अब देखें, फर्ज करें हमें इसकी यूनिट नहीं पता, एरिया की मीटर स्क्वायर हो जाएगी, मीटर स्क्वायर वहां जाके हो जाएगा पर मीटर स्क्वायर। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है वो हो जाएगी वेबर पर मीटर स्क्वायर। सो जितना भी आपका फ्लक्स गुजरता है उसकी यूनिट वेबर, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है किसी भी मैग्नेट में वो हमारे पास वेबर पर मीटर स्क्वायर में होती है। इसकी एक यूनिट टेस्ला भी थी, एक यूनिट न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर भी थी, एक गॉस भी थी, इसकी बहुत सारी यूनिट्स हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपने मैग्नेटिक फ्लक्स को समझ लिया होगा। तो 3 किस्म के फ्लक्स होते हैं, मैक्सिमम 0 डिग्री पे, मिनिमम 90 डिग्री पे, और किसी भी एंगल पर जो होंगे वो बी ए कॉस थीटा के इक्वल होंगे। आई होप समझ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज एक्चुअली मैग्नेटिक फ्लक्स ही को कहते हैं, लेकिन बहरहाल जब भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशनशिप जोड़ने की कोशिश करते हैं तो मेरी एक बात याद रखें, आपकी मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो कभी भी आपकी किसी एक कॉइल में से नहीं जाती हैं, ये बहुत सारी नंबर ऑफ टर्न्स में से जाती हैं। लेट्स से अगर एक मैग्नेट हमने यहाँ एक लगाया हुआ है, इंड्यूस किया है, और इसकी मैग्नेटिक लाइंस यूं आपकी ट्रैवल हो रही हैं, नॉर्थ से निकल रही है, ये बहुत सारी नॉर्थ, हम इसके गिर्द एक मैग्नेटिक एक हम नंबर ऑफ टर्न्स एक प्रोड्यूस कर देते हैं कॉइल की, इसको सोलेनॉइड भी कहते हैं। आप सोलेनॉइड लगा दें आगे, तो ये फ्लक्स सिर्फ इसमें ही नहीं पैदा होगा बल्कि हर एक में पैदा होगा, सब में पैदा होगा। तो इसको कहते हैं लिंकेज, यानी इस फ्लक्स हर एक के साथ लिंक हुआ है, एक्चुअली हर एक के साथ नंबर ऑफ टर्न्स के साथ लिंक हुआ। तो एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ फ्लक्स एंड नंबर ऑफ टर्न्स इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। यानी फ्लक्स क्या था, ये इसको n के साथ नंबर ऑफ टर्न्स को n से जाहिर करते हैं, ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, इससे जाहिर किया जाता है। और फ्लक्स का तो आपको पता है किसके इक्वल होता है, बी ए कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो एक्चुअली फॉर्मूला इसका n बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। और अगर एंगल 0 डिग्री हो, मैक्सिमम फ्लक्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, तो इसका फॉर्मूला n बी ए हो जाएगा हमारे पास। आई होप आप समझ के होंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज एक्चुअली मैग्नेटिक फ्लक्स ही है, लेकिन इन सो मेनी नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा। इसकी यूनिट थी हमारे पास वेबर, किसकी यूनिट थी, बी ए की यूनिट थी।
इसकी क्या थी स्टूडेंट्स, वेपर, इसकी वेपर थी, और ये टर्न्स को जाहिर करता है, तो ये हो जाएगा वेपर टर्न्स, इसकी टोटल यूनिट आ जाएगी। वैसे अब वेपर भी इसकी यूनिट सही है, द टोटल वेपर इन ऑल द नंबर ऑफ टर्न्स, बहरहाल वेपर टर्न्स इसकी टोटल यूनिट आ जाएगी। आपने नंबर ऑफ टर्न्स को डिस्कस जरूर करना है। आप अंदाजा लगाएं, जब किसी एक कॉइल में से कोई फ्लक्स गुजरता है, फर्ज करें वो फ्लक्स हमारे पास 3 वेपर हो, जब 10 में से कोई गुजरेगा तो 30 वेपर हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ टर्न्स को आपने उस 3 वेपर से मल्टीप्लाई कर, नंबर ऑफ टर्न्स आपकी 10 थी, सॉरी 10 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया 30 आ गया, तो टोटल आपकी जो फ्लक्स लिंकेज होगी वो हमारे पास हो जाएगी 30 वेपर टर्न्स हो जाएंगी हमारे पास। तो इतना मुश्किल नहीं था स्टूडेंट्स, आसान सा टॉपिक था, एक शॉर्ट सी वीडियो है। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपकी फैराडे लॉ की होगी। तब तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।